हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे क्लास 12th के सिलेबस का। सॉलिड होता क्या है ये हम सभी जानते हैं। मैटर का एक ऐसा स्टेट है जिसका एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जो फ्लूइडिटी शो नहीं करता। ये कॉमन सॉलिड्स के कैरेक्टर रहते हैं। अगर हम सॉलिड की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पे फोकस करें तो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, जिनके बीच में बहुत ही कम, आई शुड से मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम गैप अवेलेबल रहेगा। किसी तरह का कोई पार्टिकल्स में ट्रांसलेशन या रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। मींस पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, पार्टिकल यहीं पे घूम नहीं सकता, जस्ट अपनी जगह पे पड़ा पड़ा थोड़ा बहुत वाइब्रेशनल मोशन शो करता है। जबकि लिक्विड और गैस को अगर हम फोकस करें तो लिक्विड के अंदर स्लाइट ट्रांसलेशन या स्लाइट रोटेशंस पॉसिबल हैं, गैसेस के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉसिबल हैं, बट सॉलिड्स के अंदर स्पेशली फोकस करेंगे हम कि ट्रांसलेशन और रोटेशन किसी तरह से सॉलिड्स के पार्टिकल में पॉसिबल नहीं होता। एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम के साथ ये एक मैटर एग्जिस्ट करता है। बेसिकली सॉलिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हमारे पास आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आता है हमारे पास अमोर्फस सॉलिड। इस अमोर्फस सॉलिड को मैं स्यूडो सॉलिड्स भी बोल सकता हूं। स्यूडो सॉलिड्स आर जस्ट द सॉलिड्स व्हिच आर हैविंग सम कैरेक्टर्स ऑफ लिक्विड्स। जैसे मैं रबड़ को फोकस करूं तो रबड़ को हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, ये सॉलिड्स का कैरेक्टर नहीं होता। ये जो थोड़े बहुत नॉमिनल से कंप्रेसिबल होते हैं ये लिक्विड्स होते हैं। तो रबड़ के अंदर जो ये कंप्रेशन का कैरेक्टर हम ऑब्जर्व करते हैं वो उसके अंदर लिक्विड का कैरेक्टर है। हाँ, ये हमें लगता है कि वो डेफिनेट शेप रखता है, डेफिनेट वॉल्यूम रखता है, हम उसको सॉलिड की कैटेगरी में डालते हैं, बट इसीलिए मैंने उसको एक स्पेशल नाम दिया है यहाँ पे, स्यूडो सॉलिड्स जस्ट अपीयर्स टू बी सॉलिड, या मैं उसको अमोर्फस सॉलिड कह सकता हूं। या आप ग्लास का केस ऑब्जर्व करें, कोई बहुत पुराना विंडो पैन है तो उसका लोअर बॉटम पार्ट थोड़ा सा थिकर नजर आता है, ये ग्लास की फ्लूइडिटी की वजह से होता है, जो अगेन सॉलिड्स का कैरेक्टर नहीं था, लिक्विड का कैरेक्टर है। तो अमोर्फस हमारे पास एक ऐसा ब्रांच ऑफ द सॉलिड्स में कह सकता हूं, एक ऐसा टाइप ऑफ द सॉलिड में कह सकता हूं, जिसके अंदर कुछ फ्लूइडिटी ऑब्जर्वेबल है, कुछ लिक्विड का कैरेक्टर ऑब्जर्वेबल है, कुछ कंप्रेसिबिलिटी ऑब्जर्वेबल है। हम लोग इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर फोकस करते हैं, बट हम लोग इनिशियली स्टार्टिंग पे एक बार डिफरेंस जरूर देखना चाहेंगे कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस रहता है। तो जैसे मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक मेन कैरेक्टर रहता है कि एक स्मॉल रेंज के अंदर या एक लार्ज रेंज के अंदर अगर मैं पैकिंग पैटर्न ऑब्जर्व करूं तो वो मुझे एक जैसा नजर आता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेन कैरेक्टर है। लाइक यू सी है, सपोज करें मेरे पास ये एक सॉलिड है और इस सॉलिड के ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, एबीसीडी में नाम दे देता हूं। एबीसीडी 4 कंपोनेंट्स हैं और उन 4 कंपोनेंट्स से ये एक सॉलिड पैक्ड है। अब मैं देख रहा हूं कि ये एबीसीडी यहां पे कुछ इस तरह से आपके चारों तरफ हर डायरेक्शन में सेटल्ड हैं। सी लाइक दिस, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड सो ऑन। इस तरह से मैं देख रहा हूं वो 4 कंपोनेंट्स हर डायरेक्शन में कुछ इस तरह से सेटल्ड हैं। ये एक पर्टिकुलर पैकिंग पैटर्न है एक छोटे जोन के अंदर उन 4 कंपोनेंट्स का। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाके देखूं तो भी यही पैटर्न फॉलोड है, अगर मैं इस जगह पे जाके देखूं तो इस डायरेक्शन में तो भी वही पैटर्न फॉलोड है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन को क्यों बोल रहा हूं क्योंकि सॉलिड 3D है। एक्स और वाई तो मैं बोर्ड पे दिखा सकता हूं, बट जेड डायरेक्शन को मैं बोर्ड पे नहीं दिखा सकता। मींस इन्हीं के ऊपर एबीसीडी इस डायरेक्शन में सेटल्ड होंगे। तो ये 3D अरेंजमेंट जहां पे मैं देख रहा हूं उसमें एक लॉन्ग रेंज में यही पैकिंग पैटर्न है जो तीनों एक्सिस पे फॉलोड है। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कैरेक्टर होता है। यही अगर मैं अमोर्फस सॉलिड के अंदर ये बात ऑब्जर्व करूं तो अमोर्फस सॉलिड में एक शॉर्ट रेंज में ही पैकिंग पैटर्न सिमिलर रहता है। मींस आप इतनी जगह पे देखेंगे तो पैकिंग पैटर्न ठीक एक जैसा है, बट यहां पे आके वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक ACBD,
इस टाइप का कुछ पैटर्न हो गया, यहां पे भी ACBD हो जाता है, यहां पे भी ACBD हो जाता है, या यहां पे भी वो ACBD हो जाता है। तो मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर एक शॉर्ट रेंज में ही एक पैकिंग पैटर्न ओबेड होता है, लॉन्ग रेंज में कुछ डिफरेंट रहता है। जबकि क्रिस्टलाइन में अगर हम देखें तो शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग दोनों रेंजेस में वही पैकिंग पैटर्न फॉलोड होता है। ये मेन डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस का। एक और छोटा सा डिफरेंस आप नोटिस करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिलेंगे। शार्प मींस जैसे मैं बोलता हूं कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 1100 केल्विन है, तो वो एग्जैक्टली 1100 होगा। जबकि अमोर्फस सॉलिड्स में एक रेंज होती है, लाइक रबड़ का मेल्टिंग पॉइंट 400 टू 500 केल्विन है, तो एक रेंज दी हुई है आपको, उस रेंज के अंदर उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, या बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी सेम बात। ये दूसरा डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि अमोर्फस के अंदर एक रेंज बाउंडेड, एक रेंज में एग्जिस्ट करने वाले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक चाकू से कट करते हैं तो जो सरफेसेस अपीयर होंगे वहां पे आपको फाइन क्लीवेज अपीयर होती है, जबकि अमोर्फस में आपको रफ सरफेस अपीयर रहेगा। और एक लास्ट पॉइंट और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या है ये आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक? सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे थर्मल एक्सपेंशन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वो प्रॉपर्टीज अगर हर डायरेक्शन में आपको एक जैसी नजर आए तो वो सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं, और अगर अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग नजर आए तो वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक हैं। जो लॉन्ग रेंज बाउंडेड सॉलिड्स हैं वो सभी एनिसोट्रॉपिक हैं, जबकि अमोर्फस आपके पास आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स होते हैं। ये हमारे पास मेन डिफरेंस आता है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर। हम, जैसा कि मैं आपको पहले भी इनिशियली बता गया हूं, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे फोकस करेंगे। ये 1 मार्क क्वेश्चन रहता है हमारे पास जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आपको कुछ सॉलिड्स दिए जाते हैं और उन सॉलिड्स के अंदर आपको डिस्टिंग्विश करना होता है, डिस्क्रिमिनेट करना होता है कि कौन सा क्रिस्टलाइन है या कौन सा अमोर्फस है। या आपको यह बताना होता है कि क्रिस्टलाइन की जो मैं भी 4 टाइप्स बताऊंगा तो उन 4 टाइप्स में कौन सा किस कैटेगरी में आता है। तो पहले आप एक बार टाइप्स देखें। क्रिस्टलाइन की जो 4 टाइप्स हमारे पास आती हैं उसमें एक आता है आयनिक सॉलिड, एक आता है हमारा मेटेलिक सॉलिड, ये देखें ये मेटेलिक सॉलिड्स हैं, एक हमारे पास आता है कोवेलेंट सॉलिड, और एक हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये 4 टाइप के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे जो हम यहां पे अभी पढ़ेंगे, एंड देन अलग अलग एग्जांपल्स पे उनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे। सी, आयनिक सॉलिड्स क्या है? आपको जहां भी किसी सॉलिड के अंदर एक कैटायन और एक एनायन दिख रहा है, मतलब उस कैटायन और एनायन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर आयनिक फोर्सेस उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो वो हमारे पास आयनिक सॉलिड होता है। देखिए ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो सॉलिड वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द मैटर है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की कैटेगराइजेशन अगर मैं करूं तो आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड्स भी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। वीकर बॉन्ड्स की कैटेगराइजेशन अगर मैं करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, लंडन फोर्सेज, आई कैन से कि वो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। सो यहां पे अगर आप फोकस करें कि वो सॉलिड्स जिनके अंदर आपको 2 अपोजिट चार्ज के आयंस नजर आए, कैटायन और एनायन नजर आए, वो सभी आयनिक सॉलिड्स हैं। हालांकि हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर सॉलिड होगा जिसमें किसी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, दूसरे ने गेन किया होगा, एंड देन 2 आयंस बने होंगे, उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट एक्वायर करते हैं। बट ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि आप जस्ट देखें कि किसी एक सॉलिड में कैटायन एनायन अगर प्रेजेंट है तो वो आयनिक सॉलिड है। लाइक देखें NaCl है आपके पास, KOH है आपके पास, जिंक सल्फेट है आपके पास, सीजियम क्लोराइड है आपके पास, जिंक सल्फाइड है आपके पास, अमोनियम ब्रोमाइड है आपके पास, अमोनियम नाइट्रेट है आपके पास। अब ये पहचान तो आपको आनी ही चाहिए कि वहां पे कैटायन और एनायन प्रेजेंट हैं या नहीं। आप यहां सभी में देख सकते हैं कैटायन और एनायन प्रेजेंट हैं, रिजल्टिंग ये सभी सॉलिड्स आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में डाले जाएंगे। कौन इस तरह के सॉलिड्स को फॉर्म करने वाला है? तो ग्रुप 1 टू ग्रुप
12 तक के जितने भी मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसमें आप हाइड्रोजन को हटा दीजिए, लिथियम बेरिलियम को हटा दीजिए, वो सभी स्पेसिस बाकी जितनी भी बच जाती हैं, काफी सारी हैं, वो सब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जानी जाती हैं। और ग्रुप 16 और 17 को देखिए, जहां पे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ग्रुप 1 to 12 के मेंबर्स और ग्रुप 16-17 के मेंबर्स जब मिलके कंपाउंड बनाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे आयनिक सॉलिड्स बनाते हैं। दूसरा देखते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स। सभी मेटल्स और एलॉयज को रिकॉल कीजिए। ये मेटल और एलॉयज जब आपके सामने नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सब के बीच में मेटेलिक फोर्सेस हैं जो इसकी स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। आप लोगों को बताया जाता था मेटल्स कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, ये सभी मेटल के पार्टिकल्स हैं और उन सभी पार्टिकल्स ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं कहीं गैस के पार्टिकल्स की तरह से फ्लोट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल आता है मेटेलिक बॉन्डिंग का, तो ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। तो आप देखें सभी कर्नेल्स मींस ये पॉजिटिव चार्ज बॉडीज और सभी इलेक्ट्रॉन्स जो छोड़े गए हैं, उन सब के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सारे इकट्ठे जुड़े रहते हैं और उन्हीं इकट्ठे जुड़े रहने की वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे सभी सॉलिड्स को बोला गया है मेटालिक सॉलिड्स। तो मतलब अब आप याद कर लीजिए कौन सी मेटल आपको पता है। सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, निकल, जिंक, मैग्नीशियम, व्हाटएवर, कितनी नाम लीजिए आप, पूरी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक भरा पड़ा है हमारे पास, वो सभी मेटालिक सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। इवन आप एलॉयज को रिकॉल करें, जहां पे मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, लाइक ब्रास हो सकता है, ब्रोंज हो सकता है, वो सभी हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स की कैटेगरी में आएंगे। बहुत ही सिंपल आइडेंटिफिकेशन है। सी, सोडियम मेटालिक सॉलिड है जबकि सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है। जिंक मेटालिक सॉलिड है जबकि जिंक सल्फेट आयनिक सॉलिड है। क्यों? वजह आपके सामने है, सिर्फ वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से वो स्टेट बनी। अगले पॉइंट पे आगे चलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? तो नाम से तो हमें ऐसा नजर आ रहा है कि जहां पे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती होगी पार्टिकल्स के बीच में, वो कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे। जैसे मुझे आइस का एग्जांपल नजर आता है, जहां O और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और मुझे यह भी पता है कि आइस सॉलिड होता है, बट प्लीज रिमेंबर ये कोवेलेंट बॉन्ड पोजेस करता है, स्टिल दैट इज नॉट ए कोवेलेंट सॉलिड। पहले क्लियरली समझे कि कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होंगे। कोवेलेंट वो सॉलिड्स हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स वो पर्टिकुलर सॉलिड्स हैं जहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो नेटवर्क बनाए हुए हैं और कोवेलेंट लिंकेज के साथ नेटवर्क बनाए हुए हैं। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आप डायमंड को रिकॉल करें, तो डायमंड में ये कार्बन रहता है और ऐसे 4 कार्बन से लिंक्ड होता है। कार्बन फर्दर 4 कार्बन से लिंक्ड रहता है और ये कार्बन फर्दर 4 कार्बन से लिंक, ये कार्बन फर्दर 4 कार्बन से लिंक, ये फर्दर 4 से लिंक। तो इस तरह से हमारे पास उस स्टेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो इस तरह से नेटवर्क बनाए हुए हैं। मतलब एक कार्बन 4 से लिंक्ड हुआ, 4 फिर 4 से लिंक्ड हुए, 4 फिर 4 से लिंक्ड हुए। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस तरह के सॉलिड्स को कहा गया है कोवेलेंट सॉलिड। आप SiO2 को देख सकते हैं, सैंड जो होती है हमारे पास, ये ऐसे SiO, ये बॉन्ड बनता है। एक पर्टिकुलर SiO2 का मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं। ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास पड़े होते हैं और 2 एक ऑक्सीजन के पास। क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था ये पी ब्लॉक पढ़ते हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होती है जबकि SiO2 सॉलिड की फॉर्म में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे इस तरह से पाई बॉन्ड बनाए हुए एग्जिस्ट करती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये 2p और 2p के बीच में साइड्स ओवरलैप होकर पाई बॉन्ड बनता है। ऐसे इस तरफ बनता है, एक कार्बन की और p ऑर्बिटल होगी परपेंडिकुलर टू दिस ऑर्बिटल और एक ऑक्सीजन की, वो भी पाई बॉन्ड बनाती है। तो मैं एक तरफ दिखा रहा हूं। यहां पे वो ऐसा कर नहीं पाती थी क्योंकि सिलिकॉन का 3p ऑर्बिटल होता था और ऑक्सीजन का 2p, तो 3p 2p ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो पाता था। मतलब वहां आपको Si और O में पाई बॉन्ड नहीं दिखते थे जबकि CO2 में दिखते थे। सही है, बट सिलिकॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता था। तो वो क्या करता, किसी और ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ
सिग्मा बॉन्ड बना लेता। सिग्मा बॉन्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2p 3p के साथ 2p 5p के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना सकती है, बट पाई बॉन्ड के लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि 2p ऑर्बिटल्स क्लोज होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट सेम साइज की होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं 2p में ही ओवरलैप हो पाता है। सो SiO2 में क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बन पाया था तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के ऑक्टेट्स पूरे नहीं हो पाए थे, रिजल्टिंग उसने क्या किया, कोई दूसरा SiO2 पकड़ा और उनके साथ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। और इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि SiO2 का जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से, यानी कि इसको मैं आगे किसी और के लिए छोड़ देता हूं, ये किसी और के साथ कनेक्ट होगा, तो इस तरह से वो एक 3D नेटवर्क बना लेता है जहां हर एक SiO2 मॉलिक्यूल अलग अलग SiO2 मॉलिक्यूल्स के साथ नेटवर्क की फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से सॉलिड स्टेट एक्वायर करता है। कुछ और आसान एग्जांपल्स अगर आप देखें यहां पे, तो मुझे याद आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जनरली पूछा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का, जहां एक सिलिकॉन के साथ 4 कार्बन लिंक रहते हैं। ये कार्बन फिर फर्दर 4 सिलिकॉन्स के साथ लिंक होगा, सी लाइक दिस, ये ऐसे लिंक होगा। ये सिलिकॉन फिर 4 कार्बन के साथ लिंक होगा और इस तरह से नेटवर्क बनाता चलेगा हर एक आगे से आगे। तो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और नेटवर्क लिंकेज हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको क्लियरली बोल दूंगा कि ये कोवेलेंट सॉलिड है। अगर यहीं सिलिकॉन के साथ मैं 4 क्लोरीन लगा दूं तो कोवेलेंट बॉन्ड तो यहां भी है बट नेटवर्क नहीं बना, और नेटवर्क नहीं बना तो मैं इसको कोवेलेंट सॉलिड नहीं कह सकता। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि SiCl4 कोवेलेंट है या कोई और टाइप ऑफ द सॉलिड है, तो डेफिनेटली वो कोवेलेंट सॉलिड नहीं है। हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर उसकी कैटेगराइजेशन में यहां ले जाके करूंगा कि वो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, अभी एक्सप्लेन करता हूं। बट जस्ट यू मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि अगर पार्टिकल्स के बीच में कुछ इस तरह से 3D नेटवर्क बनता हुआ आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है तो वही कोवेलेंट सॉलिड होता है, जिसमें डायमंड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सिलिकॉन कार्बाइड मैंने बताया, आप सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन भी ऐसा ही कोवेलेंट सॉलिड होता है। हर एक सिलिकॉन फर्दर 4 सिलिकॉन्स के साथ कनेक्टेड रहता है। कोई मेटल आपको दिखा दें स्टांशियम, तो आप उसको कंफ्यूज मत हो जाना, ये मेटल है तो मेटालिक सॉलिड्स की कैटेगरी में है। बट अगर वो नॉन मेटल है और इस तरह से 3D नेटवर्क बना रहा है तो डेफिनेटली वो कोवेलेंट सॉलिड हो सकता है। तो ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, ये सब आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल रहेंगे। और अगर मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है बट वो नेटवर्क नहीं बना रहा तो वो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा सी। सपोज मैं आइस की बात कर रहा हूं, वाटर, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, बट दूसरा जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके साथ तो कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, उसके साथ तो जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कुछ नहीं है। सी इट, जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, FON के साथ H लगा हुआ हो तो वो कैपेबल होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ही FON के साथ बॉन्ड अट्रैक्शन दिखाने के लिए, जिसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज हो। 11th का टॉपिक है, यहां ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सुटेबल प्लेस नहीं होगा। सी, यहां H पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये H FON से जुड़ा होना चाहिए, F या O या N, और ये O अपने ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखे हुआ होना चाहिए, मतलब ये O फर्दर H या C या किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं है तो अभी पढ़ के इसको आगे बढ़िएगा। पूरी 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वाटर के मॉलिक्यूल्स में मैं यहां पे देख रहा हूं, आइस के अंदर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन तो है बट कोवेलेंट अट्रैक्शन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वन ऑफ द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो रिजल्टिंग मैं इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलूंगा। कोई मुझसे पूछे CO2 कैसा सॉलिड है, अब ये कंफ्यूज मत होना कि CO2 तो गैस होती है जी, CO2 होती है गैस, बट आप उसको सॉलिडिफाई तो कर ही सकते हैं। तो जब आपने उसको सॉलिडिफाई किया तो वो सॉलिड किस टाइप का सॉलिड होगा, अगेन यू गो विद मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेशक कार्बन ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड है बट मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर आप देखें तो वहां कोई कोवेलेंट अट्रैक्शन नहीं है, कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, रिजल्टिंग ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, वाटर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जितने भी आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखें जहां पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखता है बट नेटवर्क नहीं बन रहा, वो सभी हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स के कुछ नाम याद रख लीजिए, जैसे मैंने बोला रबड़ याद रखिए, ग्लास याद रखिए, पॉलीमर्स को याद रखिए, पॉलीवर्ड जहां पे भी आ जाता है, लाइक पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरिन,
तो ये पॉली वर्ड जनरली एक पॉलीमर के सामने लिखा रहता है, तो वो सभी हमारे अमोर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा। कई बार पॉलीमर्स के कॉमन नाम ले लेते हैं, जैसे टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन एक स्यूडो सॉलिड है, मींस अमोर्फस सॉलिड है। पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन उसका नाम होता है। हम कहेंगे टेफ्लॉन में तो कहीं पॉली नहीं आया, तो टेफ्लॉन के नाम को जाके जब सर्च करेंगे तो वो पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है। तो इसलिए आपको वहां पे उसे अमोर्फस सॉलिड की कैटेगरी में डालना होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जहां पे हम कैटेगराइजेशन करेंगे डिफरेंट सॉलिड्स के बीच। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। क्या होता है स्पेस लैटिस और क्या होता है यूनिट सेल, इसको हम समझेंगे। पूरे चैप्टर को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। जस्ट अभी जो कंक्लूड किया वो पहला पार्ट है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बिल्कुल लास्ट में लेके आएंगे हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स, वहां से भी जनरली 1 to 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सेंटर पे जो पार्ट है जिसको मैं अभी जस्ट शुरू करने वाला हूं, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल्स, ये आपको सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की पैकिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करता है। तो उसी पैकिंग पैटर्न को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा स्पेस लैटिस के बारे में, यूनिट सेल्स के बारे में और डिफरेंट वैरायटी ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में। एक बहुत ही आसान एग्जांपल से मैं आपको स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, लाइक केमिस्ट्री की 1000 बुक्स हैं। 1000 बुक्स किसी एक ही पर्टिकुलर पब्लिशर की बुक्स हैं। अब मैं क्या करता हूं, उन बुक्स को ऐसे एक लाइन में, लेट मी कॉल इट एक्स एक्सिस पे अरेंज कर देता हूं। 10 बुक्स, 10 बुक्स ऐसे वाई एक्सिस पे अरेंज कर देता हूं। यूं ये 10 बुक्स अरेंज कर दी, तो मतलब मैंने 100 बुक्स का 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर दिया। अभी रुकिए, ये मैं फिर इसके ऊपर बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक रखते रखते 10 बुक्स हर एक बुक के ऊपर रख देता हूं, तो वो डेफिनेटली 1000 बुक्स का एक क्लस्टर बन गया, 1000 बुक्स का एक अरेंजमेंट हो गया। ये एक स्पेस लैटिस है। और वो एक बुक जिसको ओवर एंड अगेन मैं तीनों डायरेक्शंस पे अरेंज कर रहा हूं, वो एक तो नहीं, उस जैसी है बहुत सारी। तो वो उस जैसी बहुत सारी बुक्स जब मैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे अरेंज करता हूं 3 डायमेंशनल डायरेक्शन पे, तो बनने वाला वो आपका स्पेस लैटिस है। ये जो छोटा सा पार्ट, ये वो यूनिट सेल है। ऐसे समझिए हम एक ऐसे कमरे में बैठे हैं, और आसान रहेगा समझना हमारे लिए। मान लीजिए हमारा कोई क्यूबिकल कमरा है और उस क्यूबिकल कमरे में हम बैठे हैं, जिसके राइट डायरेक्शन में इस तरफ भी बहुत सारे कमरे बने हैं, इधर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, ऊपर भी बहुत सारे कमरे हैं, नीचे भी, आगे भी बहुत सारे कमरे हैं और पीछे भी बहुत सारे कमरे हैं। मतलब हमारा कमरा चारों तरफ से कमरों से घिरा हुआ है, इधर इधर आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। तो वो पूरा मल्टी रूम्स बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है, वो एक स्पेस लैटिस है और हमारा कमरा एक यूनिट सेल है। तो हमारे उस कमरे को मैं एक यूनिट सेल की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आई विल डू इट लाइक दिस। सी, ये हमारे पास वो यूनिट सेल है। इसको चाहे रूम समझ लें, चाहे इसको बुक समझ लें। बुक क्योंकि रेक्टेंगुलर सी होती है, तो मुझे स्क्वायर फॉर्म में, क्यूबिकल फॉर्म में लेना था, क्यूबॉइड में नहीं लेना था। तो ये मैंने एक बॉक्स दिखाया है, ये हमारा वो यूनिट सेल है, जस्ट लाइक ए रूम। ये आपका एक यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एजेस होते हैं। टोटल 12 एजेस होंगे, 12 एजेस। सी हियर लाइक दिस। ए ऐसे ऐसे 4 होंगे, 1 2 3 4। बी ऐसे ऐसे भी 4 होंगे, लाइक 1 2 3 4। एंड सी ऐसे ऐसे भी 4 होंगे, लाइक 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 12 एजेस। इन एजेस को रिप्रेजेंट करता हूं एबीसी। रिमेंबर, 4A 4B 4C। ओके, एंगल्स होते हैं इनके बीच में, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा, जैसे ए और बी के बीच में गामा, बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स होते हैं जो एक यूनिट सेल का पैरामीटर डिसाइड करने वाले हैं। तो इस तरह से हम यूनिट सेल को दिखाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिब्बे अगर मैं इस डायरेक्शन में, इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं अरेंज कर दूंगा, तो वो पूरा जो ढेर बनेगा वो स्पेस लैटिस होगा। और यही छोटा सा हिस्सा जिसके जैसे मिलते जुलते हर डायरेक्शन में फैले हुए हैं, वो यूनिट सेल होगा। 2 तरह के यूनिट सेल्स आते हैं। एक हमारे पास आता है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक हमारे पास आता है सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो दोनों में हम लोग क्लियर कट डिफरेंस यहां पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सी हियर, एक यूनिट सेल पे फोकस कर रहे हैं हम अभी, एबीसी पे भी फोकस नहीं कर रहे। हटा देता हूं इस एबीसी का क्या फंडा है, इसको कुछ नहीं देखना अभी फिलहाल। आप इस यूनिट सेल पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा इस एक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स हैं। सी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको नोट रखें आप अपने ब्रेन पे। 8 कॉर्नर्स होते हैं एक यूनिट सेल के। 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे डिब्बे को हाथ में उठा के रखे सामने आप, तो आपको 6 दीवारें उसकी नजर आएंगी। सो 6 आपकी फेसेस होती हैं, 12 आपके एजेस हैं। मैं दिखा चुका हूं, एबीसी की फॉर्म में 3 दिखाए थे आपको, 4 हैं, तो टोटल 12 एज होते हैं, 12 किनारे होते हैं। आप इसको बड़ी आसानी से समझिएगा। यहां एक इसकी बॉडी का सेंटर होता है, वन बॉडी सेंटर। ये आपके पास एक बॉडी सेंटर है जो पूरी बॉडी का सेंटर रहेगा। एंड देन आप देख सकते हैं बॉडी डायगोनल एक टर्म आपको मिलेगा। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, प्लीज इसको भी समझें अच्छे से। ये बॉडी डायगोनल क्या है, इसके इस कॉर्नर के बीच का एक ये डायगोनल। तो ऐसे ऐसे आप 2 अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में जाके सेटल कीजिए तो आपको 4 बॉडी डायगोनल यहां पे नजर आएंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सिंपल और सेंटर्ड का क्या चक्कर है। सिंपल वो यूनिट सेल होती है जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे स्फीयर हो, कॉर्नर पे लैटिस हो। ये मैंने कई नाम बोल दिए एक ही चीज के। समटाइम इसको स्फीयर बोल रहे हैं, समटाइम इसको लैटिस बोल रहे हैं, समटाइम इसको पार्टिकल बोल रहे हैं, समटाइम इसको एटम बोल रहे हैं, समटाइम इसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है। अलग अलग सॉलिड्स में इसके लिए अलग अलग कैरेक्टर रहता है। जैसे मैं मान लीजिए वाटर को एक्सप्लेन कर रहा हूं, वाटर के सॉलिड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये स्फीयर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मैं डायमंड को अगर एक्सप्रेस कर रहा हूं तो ये सर्कल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आई विल कॉल दिस टर्म एज स्फीयर। तो स्फीयर सॉलिड का वो छोटा सा हिस्सा होगा जो उसकी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बीच में जो एटम्स प्रेजेंट है उनकी बात वहां पे मैं नहीं कर रहा हूं। तो हमारे पास अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है, सॉलिड का वो पार्टिकल, जो भी सॉलिड है आपके पास, उसका पार्टिकल अगर सिर्फ कॉर्नर्स ऑफ द लैटिस पे प्रेजेंट है तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। और अगर कॉर्नर के अलावा भी कहीं प्रेजेंट हो तो वो फिर सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। लाइक 4 तरह की हमारे पास नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल आती हैं, जिसमें एक आता है फेस सेंटर्ड, एक आता है बॉडी सेंटर्ड और एक आता है एंड सेंटर्ड। तो ये हमारे पास 4 तरह की टोटल यूनिट सेल्स हो जाएंगी, सिंपल, फेस, बॉडी, एंड। अगर कॉर्नर्स के अलावा फेसेस के सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट हो, लैटिस प्रेजेंट हो, स्फीयर प्रेजेंट हो, तो 6 आपके ये आगे पीछे वाले 2 दिखाए, 4 आजू बाजू वाले दिखाए। तो अगर कॉर्नर्स के अलावा इन सभी फेसेस के सेंटर पे भी लैटिस प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे एक लैटिस हो, बस अब फेसेस के सेंटर खाली पड़े हैं, कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी अगर एक लैटिस हो तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर कॉर्नर के अलावा सिर्फ 2 एंड्स के सेंटर पे यूनिट आपका लैटिस प्रेजेंट हो, चाहे ये 2 देख लीजिए चाहे ये 2 देख लीजिए, कोई भी, तो उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4th हमारे काम की नहीं रहेगी ज्यादा, हम लोग इस चैप्टर में बस इन 3 पे ही ज्यादा चर्चाएं रखेंगे। एक बार थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें मैं इन तीनों के लिए दोबारा आपके साथ शेयर करता हूं। यू सी हियर, ये मैं आपके लिए एक सिंपल यूनिट सेल बना रहा हूं और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, मतलब सभी कॉर्नर्स पे एक एक लैटिस प्रेजेंट है। ये मैं सिंपल यूनिट सेल आपको दिखाता हूं। इसकी कुछ बातें देख के आपको समझना है। लाइक हम तो सॉलिड में कहा करते कि पार्टिकल बड़े क्लोजली पैक्ड होंगे, यहां पे तो बड़ा गैप दिखा रखा है। गैप नहीं होता, जस्ट एडजेसेंट एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कुछ ऐसे। लाइक अगर मैं इसका ओवरव्यू लूं तो ये कुछ इस तरह से 4 लैटिसेस पैक्ड हैं, ये 4, और ये 4 भी सेम ऐसे ही इसके ऊपर पैक्ड हैं। जस्ट सोच लीजिए आपके पास 8 क्रिकेट की बॉल है, 4 यूं रखी और 4 उसके ऊपर रखी, तो 8 क्रिकेट की बॉल्स के साथ ये आपका एक सिंपल यूनिट सेल का पैटर्न बन रहा है।
दूर दूर जस्ट क्लैरिटी के लिए समझाता हूं। आपको याद रखना है कि ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यहां पे अगर मैं कनेक्टेड दिखा के इसकी आगे की कहानी आपसे शेयर करूंगा तो बहुत दिक्कतें होंगी, इसलिए प्लीज इस बात को नोटिस करके चलिएगा कि ये दो बॉल्स कनेक्टेड हैं, ये दो बॉल्स कनेक्टेड हैं, ये दो बॉल्स कनेक्टेड हैं, ये दो बॉल्स कनेक्टेड हैं। ये कनेक्टेड नहीं है, ये फेस का डायगोनल है, यहां पे कनेक्शन नहीं है। ये दो इन टच हैं, ये दो, या ये दो इन टच हैं, ये दो इन टच हैं, ये दो इन टच हैं, ये दो इन टच है। मींस अब आप 8 बॉल्स लीजिए और उससे समझ लीजिए कि ये आपको इन टच दिखाई दे रही हैं, ये नहीं है आमने सामने वाली। ऐसे इसके ऊपर 4 होंगी तो इसके ऊपर जो आएगी वो इसके साथ इन टच होगी, इसके ऊपर जाएगी जो वो इसके साथ इन टच होगी। तो ये सिंपल यूनिट सेल में एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, मैं बोलता था फेस के सेंटर पे यूनिट सेल डालनी है मुझे, हर एक फेस के सेंटर पे। तो इस एक फेस का ओवरव्यू अगर आप देखें तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस। सी, ये मैं आपको उस डिब्बे की छत दिखा रहा हूं, लाइक दिस, जहां आपके पास फेस के डायगोनल पे आने वाले 3 लैटिस इन टच होंगे। प्लीज सी, अगर मैं इसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाता हूं तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स आर नॉट इन टच विद ईच अदर। सिंपल यूनिट सेल में वो इन टच थे, फेस सेंटर्ड में वो इन टच नहीं है। फेस सेंटर्ड में तो फेस के डायगोनल वाले ये 3 इन टच हैं या ये 3 इन टच हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। 3 ही हमारे काम की हैं तो इन 3 पे ही थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखेंगे हम। अभी चौथे को क्यों इग्नोर कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। तो ये कॉर्नर्स हैं और कॉर्नर्स के अलावा एक बॉडी के सेंटर पे पड़ा है। तो 4 बॉल ऊपर 4 नीचे, बीच में एक और बॉल फंसा दिया आपने उनके सेंटर पे। तो सिर्फ ये जो 3 बॉल हैं बॉडी के डायगोनल वाली, यही इन टच होती हैं। ये 2 या ये 2 अब इन टच नहीं होंगी। दिखाने के लिए मुझे गैप्स में दिखाना पड़ता है, अदरवाइज आपको ये बात अपने आप याद रखनी है कि हाँ, इस तरह की ये जो यूनिट सेल्स हैं वो किस तरह से पार्टिकल इन टच होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता देता हूं मैं, जहां से क्वेश्चन निकलना शुरू होगा हमारे सॉलिड स्टेट का। न्यूमेरिकल की फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है तो हम उसको भी यहीं पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सी अगेन हियर अ यूनिट सेल, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। मैं यहां पे 2 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, 2 टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए जो हमारी नीड रहेगी। एक टर्म आता है लैटिस और एक टर्म आता है लैटिस पॉइंट। क्या है ये लैटिस और लैटिस पॉइंट? लैटिस तो सिंपली वो स्फीयर है जिसको मैं गोले से दिखाता रहा हूं अभी तक, जिसको मैं कहता था एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। लैटिस या स्फीयर वर्ड बोलता हूं उसको मैं। जैसे H2O का लैटिस तो मतलब H2O का एक मॉलिक्यूल, जैसे डायमंड का एक लैटिस तो कार्बन का एक एटम। लैटिस पॉइंट का कहां कहां पे वो प्रेजेंट है। सपोज मैंने कहा कि भाई 8 कॉर्नर्स पे एक एटम प्रेजेंट है, कुछ ऐसा बोला मैंने, 8 कॉर्नर्स पे एक एटम प्रेजेंट है। तो कितने लैटिस पॉइंट है, मतलब कितने पॉइंट्स पे लैटिस प्रेजेंट है? तो वेरी ऑब्वियस 8 पे प्रेजेंट है। सिंपल यूनिट सेल दिखा रहा हूं तो 8 पे लैटिस प्रेजेंट है, तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लैटिस पॉइंट हो जाएंगे 8। अब मैंने पूछा कि अच्छा लैटिस कितने प्रेजेंट है, तो आपने कहा ये क्या पूछ रहे हो जी, 8 ही हैं। 8 बॉल दिखाई आपने, जितने लैटिस पॉइंट उतने लैटिस, तो 8 ही लैटिस हो जाएंगे। पर आप गलत है। आप ध्यान रखें, ये एक यूनिट सेल है, स्पेस लैटिस का एक हिस्सा है। स्पेस लैटिस का हिस्सा है मतलब इस यूनिट सेल के चारों तरफ और भी यूनिट सेल्स लगी हुई हैं, और कॉर्नर अकेला इसका कॉर्नर नहीं है। आप अपने कमरे को देखिए, क्या आपके कमरे का कॉर्नर सिर्फ आपके कमरे का ही कॉर्नर है? नहीं, इससे नेक्स्ट जो रूम है उसका भी वही कॉमन कॉर्नर है। इससे नेक्स्ट इधर वाला रूम देखें उसका भी कॉमन कॉर्नर है, और उससे नेक्स्ट उधर देखेंगे तो उसका भी एक कॉमन कॉर्नर है, और इन्हीं चारों कमरों के ऊपर जो 4 कमरे हैं उनका भी एक कॉमन कॉर्नर यही होगा। क्लियर है सिस्टम कि एक कॉर्नर पे जो बॉल आएगी वो 8 अलग अलग यूनिट सेल्स में जाएगी, क्योंकि कॉर्नर एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 1/8। बाकी जो 7/8 होगा वो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूटेड रहेगा। थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा,
बट ज्यादा अजीब लगना नहीं चाहिए। आप एक छोटा सा डायग्राम और देखें, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं उसको ड्रॉ करने की, प्लॉट करने की, शायद आपको ये और क्लैरिटी के साथ बात समझ में आए। बट इसे समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा हमारे क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करने के लिए। गोले नहीं दिखाता मैं, ये एक बॉक्स है, इसी बॉक्स के मैंने टुकड़े कर दिए, कुछ इस तरह के टुकड़े कर रहा हूं, मतलब इसी बॉक्स में कुछ बॉक्सेस बना रहा हूं। और लाइक यू सी हेयर, ये आपके सामने इस टाइम 8 बॉक्स दिख रहे हैं, 8 बॉक्स दिख रहे हैं आपको, सी हेयर। ये 8 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स पे अगर आप अपनी नजर लगाएं अच्छे से, सी लाइक दिस, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूं इसको नजर डालें आप। ये आपको एक यूनिट सेल अब दिख रही है, उसी यूनिट सेल के 8 टुकड़े कर दिए, तो समझ लीजिए ये एक यूनिट सेल थी और इससे चारों तरफ यूनिट सेल्स लगी हुई हैं। तो इसके इस कॉर्नर को देखिएगा आप ध्यान से, ये कॉर्नर इन 8 यूनिट सेल्स का कॉमन कॉर्नर है। तो मतलब यहां जो एक बॉल आएगी, यहां जो एक लैटिस स्फीयर आएगा, वो इसके अंदर सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1/8 कंट्रीब्यूशन था हर एक कॉर्नर का, मतलब 1/8 एटम या लैटिस आता इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में एक कॉर्नर से, और 8 टोटल कॉर्नर थे। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिसेस आपके होंगे 1 और लैटिस पॉइंट होंगे 8। ये सिंपल यूनिट सेल के लिए है। फेस सेंटर के लिए चलिए, कॉर्नर के अलावा फेसेस के सेंटर पे भी आपको लैटिसेस दिखाई देंगे, कॉर्नर्स के अलावा फेसेस के सेंटर्स। फेस 1/2 कंट्रीब्यूट करता है। हमारी ये कमरे की दीवार हमारे इस कमरे की नहीं है, इससे नेक्स्ट कमरे की भी है, और किसी कमरे की नहीं है। आजू बाजू जो रूम पड़े हैं ऊपर नीचे, उनमें किसी कमरे की दीवार नहीं है। ये दीवार या तो इस रूम की है या इससे नेक्स्ट रूम की है। मतलब फेस इज शेयर्ड by 2 different unit cells, so 1/2 contributed in 1 unit cell, और टोटल 6 फेस थे। तो मतलब 3 आपके यहां पे पार्टिकल्स होंगे फेसेस पे, 1 होगा आपका पार्टिकल कॉर्नर पे। याद रखें, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल दिखा रहा हूं। रादर मैं साथ में टेबल अगर छोटी सी ड्रॉ करूं यहां पे, सो आप देख सकते हैं मैं एक सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहा था, जहां लैटिस पॉइंट आए थे 8 और लैटिस आया 1। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, जहां लैटिस पॉइंट थे 14, 8 कॉर्नर 6 फेस के सेंटर, और लैटिस आए 4 कैसे आए? कॉर्नर से 1, वही पुरानी कहानी, 6 फेसेस से हर एक से आधा आया, 3 टोटल 4, और ऐसे ही लास्ट बॉडी पे चलता हूं। 8 कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे होगा, तो बॉडी का सेंटर तो भाई किसी से शेयर नहीं होता, मेरे इस कमरे का सेंटर तो इसी कमरे का सेंटर है, कंप्लीट कंट्रीब्यूशन देगा। लैटिस पॉइंट हो जाएंगे 9, 8 कॉर्नर और एक बॉडी का सेंटर, और लैटिसेस मेरे होंगे यहां पे 2। बहुत ही इजी पर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये कि लैटिस और लैटिस पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है, किसी एक यूनिट सेल में कितने लैटिसेस होंगे और कितने लैटिस पॉइंट्स होंगे। ये बात यहां पे बहुत ही क्लियरली आप समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि यहां से हमारे सामने क्वेश्चन पक्का पूछा जाना है। देखिए, सभी सॉलिड्स को 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम में बांटा गया है। 7 टाइप हैं क्रिस्टल सिस्टम के। उन 7 टाइप्स को देखें तो एक हमारे पास आता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और भी हैं, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, आप पढ़िएगा, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। किस बिहाफ पे ये कैटेगराइजेशन किया गया है? तो अगर यूनिट सेल का एबीसी बराबर हो, मतलब एज लेंथ सारे बराबर हो, अल्फा बीटा गामा वो सब 90 डिग्री हो और बराबर भी हो, तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल पोजेस करने वाले सॉलिड्स को क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में डाला गया है। एक ट्राइक्लिनिक भी आता है, एबीसी बराबर ना हो, अल्फा बीटा गामा भी बराबर ना हो और 90 भी ना हो, और ऐसे करके आपको फिर एक टेबल में पूरे पैरामीटर्स दिखाए गए होंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के। क्यूबिक मोस्ट सिंपलेस्ट है और ट्राइक्लिनिक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। तो क्यूबिक हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम लोग क्यूबिक पे ही फोकस करते हैं। इसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह की यूनिट सेल्स आती हैं, एक सिंपल क्यूबिक, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एक और थी ना एंड सेंटर्ड क्यूबिक, वो नहीं आती यहां पे। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में जाके देखें तो किसी में 3 तरह की यूनिट सेल्स आती हैं, किसी में 2 तरह की आती हैं, किसी में 4 तरह की भी आती हैं, मतलब वो एंड सेंटर्ड भी आती है। जैसे ट्राइक्लिनिक को मैं देखूं जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, वहां सिर्फ 1 तरह की यूनिट सेल्स आती है, सिंपल।
सिंपल सभी में आती है, मतलब 7 तरह की सिंपल यूनिट सेल हैं, 7 तरह की। किसी के एबीसी बराबर है, किसी के एबीसी बराबर नहीं है। इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स बनती हैं, 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल विच आर कोरेस्पॉन्डिंग टू 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम को कोरेस्पॉन्ड करने वाली 14 तरह की यूनिट सेल्स आती हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहा है, काफी बार पूछा गया है हमारे एग्जाम्स में। हाउ मेनी ब्रेविस लैटिसेस आर देयर? 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस होती हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम, हमें सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, इसलिए एंड सेंटर्ड की बात नहीं कर रहे। उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में हर तरह के सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं। जैसे क्यूबिक में 3 तरह की आई, आप रोम्बोहेड्रल में देखेंगे 2 तरह की आती है, आप ट्राइक्लिनिक में देखेंगे 1 तरह की आती है। ये सब कुल मिला के 7 सिस्टम्स के लिए 14 तरह की यूनिट सेल्स हैं, 14 तरह के ब्रेविस लैटिसेस हैं। 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स कोरेस्पॉन्डिंग टू 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, उनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस। तो ये सारा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था पैकिंग के लिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलेंगे कि इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हम। जो प्रॉपर्टीज हमारे इंपॉर्टेंट सिलेबस में हैं इस पर्टिकुलर टेन्योर के अंदर, जो आने इस ईयर के अंदर, उन सब प्रॉपर्टीज के ऊपर हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। गुड बाय।